नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का यह प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो 11/3/2018 ईस्वी में यह प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ऑप्शन है मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश। तो यह जो सतरिया है यह असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है और भारत की सबसे प्राचीन जो शास्त्रीय नृत्य है वह भरतनाट्यम है, जो किस राज्य में स्थित है? तो वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन है बलारपुर में, सिंदरी में, बेलागाला में, राजमुंद्री में। तो भारत का प्रथम जो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था वह सिंदरी में किया गया था, जो सिंदरी आपका झारखंड में है तथा इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था सिंदरी में। कब इसका स्थापना हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि किसी तत्व के समस्थानिक से क्या समझते हैं। तो किसी तत्व के समस्थानिक से क्या समझते हैं? तो ऑप्शन है कि उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो यह भी समस्थानिक कहलाता है। उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, यह गलत है। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग हो, यह भी गलत है। और उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु समान हो, तो परमाणु समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसको समस्थानिक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन है गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने की थी, जो सिखों के दूसरे गुरु थे और इनके बचपन का नाम लहना था। और ऑप्शन नंबर जो गुरु अर्जुन देव है यह सिखों के 5वें गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। और ऑप्शन नंबर सी जो है गुरु नानक, यह सिखों के प्रथम गुरु एवं इसके संस्थापक माने जाते हैं सिख धर्म के। और ऑप्शन नंबर जो डी है गुरु गोविंद सिंह, यह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती है। बारहमासी नदियाँ होती है यानी 12 मास यानी 12 महीना उसमें बहती है, नदी जल बहती है उसमें। और ऑप्शन तर्क है उसका आर कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है। ए बात सही है और जो आर है ए की पुष्टि करता है। तो हिमालय जो नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय है, इसलिए वह बारहमासी नदियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही इसकी सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों में जो है ना 4 राज्यों की मान्यता जरूरी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन शुरू हुआ था? सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। ऑप्शन है कृषि ऋण, खेती की गतिविधियां, सहकारी उपभोक्ता और कृषि विपणन। तो जो भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का जो आरंभ हुआ था वह कृषि ऋण में हुआ था, जिसकी स्थापना 1901 ईस्वी में अध्यक्ष उस समय एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में यह कृषि ऋण की स्थापना हुई थी और प्रथम सहकारी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि नीमो बाजिगो नामक बांध जो है, नीमो बाजिगो नामक बांध किस नदी पर बनाया गया है या किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है सिंधु नदी, कोयना नदी, कराकन नदी और पेरियार नदी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, यानी नीमो बाजिगो जो बांध है वह सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह लद्दाख के लेह जिला में स्थित है। यह लद्दाख के लेह जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? यानी उस किसी भी वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होगा तो उसे हम लोगों को क्या समझते हैं? तो ऑप्शन है केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगा, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगा, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा और ऑप्शन नंबर जो डी है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा। तो यही इससे अभिप्राय है। किसी भी वस्तु की कीमत में जो वृद्धि का अभिप्राय है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, और इसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। इसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिए
अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था? तो ऑप्शन है दलित मूर्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, मजदूर स्वतंत्र मजदूर संघ और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसमें से दलित मुक्ति मोर्चा जो हुआ था इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थापित नहीं किए थे। बाद बाकी समता सैनिक दल जिसका स्थापना 1927 में अध्यक्ष इसके रहे, स्वतंत्र मजदूर पार्टी इसका स्थापना 1936 में इसमें भी रहे, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1957 में इसमें भी यह अध्यक्ष रहे थे, और इन्हीं के नाम पर यह स्कूल खुला गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि समान रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन है राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, और केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, और यह राष्ट्रपति के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, जो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग निहित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन क्षेत्र से या छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना। तो जो ओजोन परत है यह समताप मंडल में ही पाया जाता है, और ओजोन परत की जो मोटाई है वह डाबसन इकाई से मापी जाती है, और ओजोन परत में जो छेद हो जाएगा उसका कारण जो है अभी उत्तरदायी गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ओजोन परत जो है समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 दिसंबर, 22 नवंबर। तो संयुक्त जो राष्ट्र दिवस है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, जिसमें वर्तमान में अभी 193 देश है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है इंद्रावती कर्नाटक, पेरियार उड़ीसा, सिमलीपाल केरल और बांदीपुर छत्तीसगढ़। तो जो इंद्रावती जो है यह आपका छत्तीसगढ़ में है, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और बांदीपुर कर्नाटक में है, जिससे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो कौन सा संयंत्र जो है तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ऑप्शन है ग्रेविमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और हिप्सोमीटर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर, या अपेक्षिक घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रेविमीटर होता है किसी भी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण की माप करता है, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका उद्योग है और दूसरा तरफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रेलवे उपकरण, ये आपका भिलाई में स्थित है, मोटर वाहन जबलपुर में है, पोत निर्माण कोची केरल में है, और साइकिल जो आपका लुधियाना हरियाणा में है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित कर देते तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, किस रूप में? तो जो पौधे मिट्टी में घुले नाइट्रेट को अवशोषित कर लेते हैं और उन्हें परिवर्तित कर देते हैं मुक्त नाइट्रोजन में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हवा में परागन को क्या कहते हैं? हवा में जो परागन होता है उसको वायु परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, यह आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो जो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है वो आपका जम्मू कश्मीर है, और केसर जो होता है वो पुष्प के वर्तिकाग्र भाग से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो उबालने से हो जाता है,
क्लोरीनीकरण से हो जाता है, परावैंगनिक विकिरण से हो जाता है, लेकिन निस्यंदन से सूक्ष्मजीव नष्ट नहीं होता। यह जल शोधन का एक तरीका है जिसमें सूक्ष्मजीव नष्ट नहीं होता है। बाद बाकी उबाल देंगे तो नष्ट हो जाएगा, क्लोरीनीकरण कर देंगे तो हो जाएगा, परावैंगनिक विकिरण के माध्यम से भी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि NSDL जो आपका पैन कार्ड है, NSDL का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड होता है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1996 ईस्वी को हुई थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिपोजिटरी यंत्र था। ठीक है, NSDL का स्थापना 1996 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो अगर कीट दंश कर लेगा, डंक मार देगा, तो उसे जो खुजली होती है किसके कारण होती है? तो यह आपका फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। जैसे चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और एसिटिक अम्ल होता है जो सिरका में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल जो होता है खट्टे दूध या दही में पाया जाता है। ठीक है, और मानव शरीर के जो हड्डी में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो हड्डियों में, मांसपेशियों में दर्द जो हो जाता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण ही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न का पहचान करना है आप लोगों को कि निम्न हस्तियों में कौन रंग कर्मी है? तो ऑप्शन है नसरुद्दीन शाह, गिनीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे। तो यह सभी रंगमंच के कलाकार हैं। ठीक है, तो यह रंगकर्मी है। तो इस उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। और आपका ऑप्शन नंबर ए जो है पिरोटिन द्वीप या अरब सागर में स्थित है, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। गंगा सागर द्वीप या पश्चिम बंगाल में है, और रामेश्वरम तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो यह आपका द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध है। और ऑप्शन नंबर और देख लेते हैं, जैसे गुणित अनुपात जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 ईस्वी में दिया गया था। और उसी में एक और आपको क्वेश्चन पूछता है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो यह जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा 1787 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा केन्या से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती है, जबकि ब्राजील से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको, जिससे भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। और भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो विश्व के इतिहास में पहली बार जो परमाणु आपदा हुई थी वह 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसमें अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला बम जो गिराया गया था, परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम लिटिल बॉय था। ठीक है, और वहीं दूसरा जो बम था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, जिसका नाम था फैटमैन। ठीक है, यह भी बात याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कर एवं लेखन से। कर एवं लेखन से हस्तांतरण मूल्य का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है? तो सर्वाधिक जो सिंचाई है और किस राज्य में ट्यूबवेल के माध्यम से होती है? तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से उत्तर प्रदेश में होती है। और नलकूपों की जो सर्वाधिक संख्या देश में है वह उत्तर प्रदेश में है, जबकि तालाब से सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। तो ये तो आपको याद करने का तरीका बहुत है, त से तालाब, त से तमिलनाडु। तो तालाब में से सबसे ज़्यादा सिंचाई तमिलनाडु में होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की जो भाषा थी वह पाली भाषा थी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जितना भी संवाद किए हैं वह सब पाली भाषा में दिए हैं। और जो उन्होंने पहला जो अपना उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे, जिसको बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है या कहलाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जो 2022 में इसका जो विषय वस्तु या थीम था वह इक्वलाइज था। क्या था? इक्वलाइज था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का के विभाग है? तो रक्षा मंत्रालय का कौन सा भाग जो है इसमें ऑप्शन में विभाग है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, रक्षा विभाग आता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ये भी आता है, रक्षा उत्पादन विभाग ये भी आता है, और रक्षा वित्त विभाग यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पैसा का लेख देख रक्षा मंत्रालय नहीं करता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो राइट आंसर है, ठीक है, और रक्षा वित्त विभाग नहीं आता है।
तो ऑप्शन नंबर जो ए, बी और सी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिज्ञ केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? किस शहर में बांग्लादेश द्वारा डिप्लोमेटिक सेंटर खोला जाएगा या स्टेशन खोला जाएगा? तो यह चेन्नई शहर में बांग्लादेश के द्वारा डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में से किसे सम्मानित किया गया? तो फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था सैयद शाहिद हकीम को किया गया था, जबकि 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में शुरू किया गया था, जो किसी भी खेल में उत्कृष्ट खेल भावना दिखाने के लिए ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जो 2002 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? तो जो बंगाल विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में शुरू हुआ था और यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 ईस्वी में इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो यह आपका स्प्राइट्स है। क्या है? स्प्राइट्स है। जबकि सबसे पहले अंतरिक्ष यान में भारत की तरफ से जो रॉकेट छोड़ा गया था वो आर्यभट्ट था, जो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था, जो रूस के कोस्मोड्रोम से छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो भारत में पहली बार जो वार्षिक आय यानी एक साल का जो आय एक व्यक्ति का कितना है, यह पता लगाने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? यानी फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो यह अपना खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, जिनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है, जो लाल कुर्ती नामक दल से जुड़े हुए थे, जिनको यह प्रथम गैर भारतीय थे जिनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है 39वां, 40वां, 42वां और 44वां। तो जो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 ईस्वी में हुआ था, इसमें राष्ट्रपति किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, जिसमें प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ वैधानिक प्रावधान है, एक तरफ स्रोत है, यानी मौलिक जो अधिकार है कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका का अधिकार पत्र यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य का नीति निषेध तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 में है, यह आपका आयरलैंड और स्पेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय जो सरकार है यह आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य जो संबंध है यह आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखक नियुक्त किया गया है? तो यह 2018 में जो एग्जाम हुआ था उस समय राजीव महर्षि 2017 से 2020 तक इनका शासनकाल था, जबकि वर्तमान में जो गिरीश चंद्र मुर्मू आपके सीएजी हैं। सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। चलिए अगला प्रश्न है कि सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य में है? सरक्रिक जो विवाद है किन 2 देशों के मध्य में है? यह आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो यह क्षेत्र गुजरात में स्थित है। सरक्रिक कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने वर्ष 2040 तक, जो यह 50 है या 40 होगा, 40 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो फ्रांस जो देश 2040 तक यह अनुमान लगाया था कि यह पेट्रोल और डीजल कारों से बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देगा, लेकिन वर्तमान में जो यह लक्ष्य है 2040 से घटाकर 2030 कर दिया है। ठीक है, फ्रांस सरकार ने यह लक्ष्य जो 2040 से घटाकर 2030 कर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो ऑप्शन है आरंभ, सड़क, आभार, वाहन। तो यह आरंभ एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, जिसको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है और इसका जो शुरुआत हुआ ILO, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसका शुरुआत किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य के
भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह आपका पश्चिम बंगाल जो राज्य है, इसको 2017 में ही यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो एक इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या एक जर्मनी की गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। तो यही जारी करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत को 2022 में 107 नंबर स्थान मिला है, ठीक है, 107 नंबर स्थान मिला है। चलिए अगला प्रश्न है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है तेल परिशोधन, तांबा, उर्वरक और पेनिसिलिन उद्योग के लिए। तो जो नांगल है यह उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो यह पंजाब में नांगल स्थित है। और भारत में प्रथम जो उर्वरक कारखाना था सिंदरी में स्थापित किया गया था, जो 1951 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटक। तो गोवा में 2011 के अनुसार 973 था, सिक्किम में 890, कर्नाटक में 973 और तमिलनाडु में 996। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तमिलनाडु में सर्वाधिक रहा, जबकि केरल में 1084 है और बिहार में 918 है, ठीक है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 918 है। चलिए अगला प्रश्न है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है, कहाँ होता है? तो लूसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है या इंडोनेशिया में होता है, जो या मड वोल्केनो है, नहीं कीचड़ ज्वालामुखी है। और दुनिया का सबसे बड़ा कीचड़ ज्वालामुखी कौन है? लूसी है, जो कहाँ है? इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, ऑप्शन है स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के और लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना और अस्पृश्यता की समाप्ति। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों मांग थी, जबकि अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति नहीं थी। यानी उस समय भी ये लोग चाहते थे, प्रार्थना समाज के लोग भी छुआछूत होते रहे, यह समाप्ति नहीं चाहते, यही लोग की मांग नहीं थी। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला जो नौभार है शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? यह आपका पारादीप उड़ीसा में जो बंदरगाह है, ठीक है, उसी पर पहुंचा है। जबकि कांडला भारत का ज्वारीय बंदरगाह है, यह आपका गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे, जो क्रम से कवे थे? तो जो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे वह क्रम से 14वें थे, जबकि वर्तमान में भारत की प्रथम महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो क्रम से 15वें हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका सिंधु सभ्यता का स्थल है और एक तरफ वह कहाँ स्थित है वह है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में है लोथल राजस्थान, रोपर हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगा गुजरात। तो जो लोथल है आपका गुजरात में है, रोपर है हरियाणा, रोपर पंजाब में स्थित है, हरियाणा में नहीं है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, और जो कालीबंगा ये आपका राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपको इसमें मिलान करना है। तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, और उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो पेटेंट एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। सही बात है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। और यह अनंत समय के लिए किया जाता है, जो बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। और पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वो निर्धारित कर सके कि वो उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अनंत समय के लिए नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह चीन, भारत एवं बांग्लादेश जो जहाँ कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसून यानी स्वायत्त शासी क्षेत्र से निकलती है, जो भारत से होकर बांग्लादेश में पहुंचती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत को डेल्टा तक
गुजरती है? तो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ऑप्शन है चीन, ताइवान, बर्मा, भूटान। तो जो ताइवान है या चीन से लगता है, जबकि भारत से नहीं लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अभी यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल है आंद्रे अजोले है, जो 2017 से 21 तक थे, और फिर इनको पुनः इन्हीं को बना दिया गया है यूनेस्को का डायरेक्टर। अगला प्रश्न है कि किस राजनीतिक ने द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। तो द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। इनमें से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफी होती है, और प्रत्येक मत का मूल एक ही होता है। तो यह आपका इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है, और प्रत्येक मत का मूल एक होता है, ये बात आपका सही है। तो जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को किसके सभी के मूल के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्षों में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो होती है वह जीडीपी को परिभाषित करती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर की पेटिका में आती है? ठीक है। तो जो एसडीआर जो होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पेटिका में 5 मुद्राएं को शामिल किया गया है, जो यूएस डॉलर है, जापानी येन है, ब्रिटिश पाउंड है, चाइनीज रेनमिंबी है और यूरो को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है जिसमें ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट माना जाता है? तो यह आपका पश्चिमी घाट जो है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह नॉर्मन मायर्स ने किया था। कब किया था? तो 1988 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन जो है विटामिन के है, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन है। जबकि ऑप्शन नंबर और देख लेते हैं, जिससे विटामिन ए है रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से दांत के मसूड़ों में इत्यादि में जो खून निकलता है तो यह विटामिन सी के कारण हो जाता है, और विटामिन डी के कारण रिकेटस रोग हो जाता है, और विटामिन ए के कारण विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। ठीक है। और विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है वो आपका गाजर है। अगला प्रश्न है कि गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहते हैं? तो गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को लोएस मृदा कहते हैं। और लोएस जो पठार है यह चीन में स्थित है। यह भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि लोएस का पठार कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी बीसी का फुल फॉर्म होता है ईसा पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट होता है। ठीक है। तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सही है। और तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, सही है। और सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 332 ईसा पूर्व में हुई थी, यह बात गलत है। ऑप्शन नंबर ए और जो बी है राइट आंसर है। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में हुई थी, जो बेबीलोन कहाँ पड़ता है? इराक के लगभग 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द में बेबीलोन पड़ता है, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह रामचंद्र गुहा है। कौन है? रामचंद्र गुहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? रामचंद्र गुहा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा हो? वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जितना हो सके। ठीक है। आज यूरोटेरिया का लास्ट प्रैक्टिस सेट है, और फिर इसको और नया प्रैक्टिस सेट को आपको जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक लाया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है?
तो यूनेस्को की इंटेजेबल कल्चर हेरिटेज में शामिल नहीं है। रमन है, संकीर्तन है, योगा है, बिहू नहीं है। जो बिहू कहाँ की है, तो असम का लोक नृत्य है और विश्व विरासत जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो 1926 में नौजवान भारत सभा जो यह बनाई गई थी भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किस के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 2017 विकास के लिए सतत परिवर्तन जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। जबकि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी मोटे अनाज के रूप में घोषित किया है। और 2016 में दलहन उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। 2015 में मिट्टी एवं प्रकाश आधारित तकनीकों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और विश्व जो मृदा दिवस है वह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो यह है इक्विटास लघु वित्त बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा किसने दिया है, तो आरबीआई ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। धारणीय विकास की संकल्पना जो है किससे संबंधित है, तो ऑप्शन है उपभोक्ता, निःशेषनीय स्रोत, सामाजिक साम्य और अंतरपैडीय साम्य। तो निःशेषनीय जो स्रोत है यह धारणीय विकास की संकल्पना से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि एक तरफ आपका आश्रम है, एक तरफ आयु है, मिलान करना है। तो जो ब्रह्मचर्य है वह जन्म से लेकर 25 वर्ष तक आप रह सकते हैं। गृहस्थ है 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ है 50 से 75 वर्ष और जो संन्यास है 75 से 100 वर्ष। तो अकॉर्डिंग टू सभी लाइन बाय लाइन सही, यानी ऑप्शन नंबर जो डी सही है, 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तरफ ऊर्जा को स्टोर करने के लिए ऑप्शन है संपीड़ित आयु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र यानी कैपेसिटर। तो सभी एक ABCD सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका शेयर जो मार्केट में जो लगातार मजबूत प्रदर्शन करता है ना, उसी को आपका ब्लू चिप कहा जाता है। जो ब्लू चिप कंपनी जो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होती है उसको ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। राज्य में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो यह थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में लागू किया गया था, जिसमें बंगाल मद्रास राज्यों में यह राजस्व रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। तो ऑप्शन है पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, क्रोमाइट और सेल। तो जो सेल है यह अवसादी चट्टान है, जबकि पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट और क्रोमाइट जो है यह आपका आग्नेय चट्टान है। अगला प्रश्न है कि महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है। तो ये आपका 18 का एग्जाम हुआ था, तो जो 17 पूछा था, तो अभी 2023 में अगर मान लीजिए कि एग्जाम हो जाएगा तो आपको 22 का पूछेगा। तो उस समय इंग्लैंड 2017 में जीता था, महिला जीती थी और भारत को पराजित करके। जबकि 2022 में ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता किसको, इंग्लैंड को हराकर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कागज का जलना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कागज का जो जलना है यह आपका रासायनिक परिवर्तन है, जबकि नरम लोहे का चुंबकीय होना, जल में शक्कर का घुलना और जल में बर्फ के घरों का बनना यह आपका भौतिक परिवर्तन है, जबकि कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा GBPS तकनीक आधारित अंतर समुद्री संचार प्रणाली लॉन्च किया है। तो यह आपका रिलायंस किया है। किसने किया है, रिलायंस ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कौन करता है, तो यह आपका प्रधानमंत्री का कार्यालय करता है, जो इसका राष्ट्रीय परिषद का स्थापना 1961 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन से IIT संस्थान ने, IIT संस्थान ने MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना शामिल किया है। तो यह आपका खड़गपुर IIT संस्थान ने MBBS पाठ्यक्रम को भी लागू करने की घोषणा की है।
चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर परिसर है यह कंबोडिया में है, जहाँ अंकोर वाट का मंदिर है जिसको सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है, और वह विष्णु जी का मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो हड़प्पा है यह आपका रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था, जो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र प्रांत में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि KNO3 रासायनिक सूत्र किसका है। तो जो KNO3 है यह पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, जिसका उपयोग उर्वरक खाद के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन है सैडलवुड आंशिक मूल परजीवी है, सही है। ड्रोसेरा परजीवी, तो जो ड्रोसेरा है यह एक कीटभक्षी पौधा होता है जो परजीवी नहीं है। और नेम्पेथेस मांसाहारी है, सही है। और फंगस स्वपोषी, तो जो फंगस होता है वह परपोषी होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी और डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है। तो नाइट्रोजन से कोई प्रदूषण नहीं होता है, जबकि सल्फर के ऑक्साइड से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से और धुआं से प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया है। तो ऑपरेशन दुर्गा नामक जो कार्यक्रम है यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें महिला सुरक्षा के लिए यह एक अभियान है, ठीक है, यह कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है कि सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस क्या है। तो जो गोल्डन राइस है यह क्या है, तो यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध है। और जो सुनहरा चावल है इसमें विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो उस समय 2017 में राजीव कुमार थे, जबकि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन बेरी है, तथा इसके CEO है VVR सुब्रमण्यम है। कौन है? VVR सुब्रमण्यम। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन होता है। तो पहला जो मास होता है वो आपका चैत होता है, ठीक है, और अंतिम फागुन होता है, फाल्गुन। तो चलिए जान लेते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है या राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है, जिसको कनिष्क ने 78 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में pH साधारणतः कितना होता है। तो जो मानव रक्त में pH जो साधारणतः होता है 7.5 से 8 के बीच में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के लेखक कौन है। तो यह है रघुराम जी राजन। व्हाट डू आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही हो तो उसे क्या उपाय अपनाना चाहिए, ठीक है। तो उसे क्या उपाय अपनाना चाहिए। ऑप्शन है कि प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, और ब्याज दर को घटा देना चाहिए और सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देना चाहिए। तो यह आपका उस समय जब अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तेज क्या है। तो जो तेज है, तेज यह आपका एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है, जैसे फोन पे, गूगल पे, वैसे ही तेज है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। यानी जिस समय चंगेज खान ने शासन किया उस समय वो भी शासन किया हो उसी का, यानी दोनों का काल एक ही हो। तो ऑप्शन है सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो जो चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ था, जबकि चंगेज खान ने भारत पर जो आक्रमण किया था वह 1221 ईस्वी में किया था। तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1221 से मैच करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि NAFTA नाफ्टा के सदस्य कौन कौन है। तो नाफ्टा में 3 सदस्य USA, कनाडा और मेक्सिको है। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी और इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही रखा है, जबकि
अनुच्छेद 19 में है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, और 14 में है 14 से 18 समानता का अधिकार है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और ईमानदारी से तैयारी कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।